मैं आज जो किसानों की समस्या है, जो दिल्ली के चारों ओर हो रहा है, और बजट पे थोड़े पॉइंट्स रखना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। Today Delhi is surrounded by our farmers. They are the people who give us sustenance. They are the people who work for us. Why is Delhi being converted into a fortress? Why are we threatening our farmers, beating our farmers, killing our farmers? Why is the government not talking to the farmers? And why is the government not resolving this problem? This problem is not good for our country. It is not good for the peace and harmony in our country. It's not good for the future of our Kisans. They need clarity. The Prime Minister saying that the offer is still on the table to postpone these laws for 2 years. What does that mean? Either you believe that you need to get rid of the laws or you don't. So I feel that this issue needs to be resolved as soon as possible and the government needs to listen because Kisans are not going away. मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। तो ये किसानों पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। यह बजट 1% आबादी का बजट है। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा। और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी, वो सप्लाई साइड से नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा काम किया होता, अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को पैसा दिया होता, उनको प्रोटेक्ट किया होता, इकोनॉमी चालू हो सकती थी। सप्लाई साइड में पैसा देने से इकोनॉमी चालू नहीं होगी। ये इसको ट्राई करते जा रहे हैं, 1% को पैसा देते जा रहे हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टार्ट होगी, नहीं होगी। ये रियलिटी है। और सबसे जरूरी बात, मेरे लिए सबसे जरूरी बात, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे। 3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया, चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे।
जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है, और जो हमारा है फोर्सेस का है वो उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है। मैं दोहरा रहा हूं, इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है। इस समय फोर्सेस की कमिटमेंट 100% है। सरकार की कमिटमेंट 110% होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारी सेना को चाहिए, जो भी हमारी एयरफोर्स को चाहिए, जो भी हमारी नेवी को चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सर्दी में लद्दाख में हमारी सेना खड़ी है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो? ये कौन सा नेशनलिज्म है? अब आप सवाल पूछिए। स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, क्योंकि जब भी हुआ है प्रधानमंत्री की एक ही बात है जो पब्लिक डोमेन में आई है, उनका उसके ऊपर व्यू। आर यू सेटिस्फाइड विद द व्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस? डू यू थिंक नो, what view? द व्यू which he has said that कि कृषि मंत्री ने जो कहा एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो आप इस चीज से सेटिस्फाइड हैं उनके से? नहीं, द व्यू दैट वो जो ऑफर था उसको वो टेबल पे है, वो व्यू। जी, और ये भी उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, किसान संगठन चाहें तो बात कर सकते हैं। नहीं, बात तो कर सकते हैं, मगर किसानों की इशू क्या है? किसानों की इशू ये है कि इन कानूनों को वापस लीजिए, और कोई इशू तो है ही नहीं। देखिए हुआ क्या, सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लागू की, एग्रीकल्चर पे जीएसटी लागू की। आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ। ब्राइट स्पॉट क्या था? जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो। वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो 1 फोन कॉल अवे। मतलब क्या 1 फोन कॉल अवे? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री। और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था उसको भी आपने तोड़ दिया। जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति अपना समर्थन जताया है, उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है कि ये जो है ये सही नहीं है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इन सब तथ्यों को। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ट्वीट्स पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। Oh, absolutely. Absolutely. The reputation of India has taken a massive hit. Not only on how we are treating our farmers, on how we treat our own people, how we treat journalists. It's taken a massive hit. Our biggest strength, you can call it soft power, has been shattered by the BJP and the RSS. Their mindset. And also the narrative which is being built up. No, I said. Fighting for the farmers, you are being anti-national, and they are also being attacked. The farmers associations are also being attacked. तो आपका कहना है कि जो इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है,
मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी हैं। मतलब सिर्फ आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं। ये किसान हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप उनका हक छीन के अपने 5-7 मित्रों को देना चाहते हो। जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडस्ट्रीज को मोनोपोली बना रहे हो, वही आप करना चाहते हो। किसान आपसे लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो। Yeah. They don't know where they are, their whereabouts are not known. What is your opinion of what happened on the 26th of January at the Red Fort when a flag was hoisted? Those who hoisted have still not been apprehended by the police. In my last press conference, I said I want to understand who is the person responsible for letting those people into the Red Fort. The Home Minister needs to explain to us what he was doing and why these people entered the Red Fort. That's the explanation that I want to hear. देखिए, ये डिस्ट्रैक्शन करने की बीजेपी का तरीका है। फैक्ट ऑफ द मैटर है, अगर लाल किले में किसी ने गलत काम किया तो वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। होम मिनिस्ट्री का काम है कि उन लोगों को रोकें और उन पे एक्शन लें। होम मिनिस्ट्री को समझाना चाहिए कि वो अंदर घुसे कैसे। बेसिकली इफ यू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, essentially what has happened is that the government is now unable to control the situation. The governance of this country, they are basically unable to handle it, and their incompetence is now coming to the fore. They have messed up the economy, they have messed up the harmony, they have messed up the defense, and they want to keep distracting India with non-events. I am saying that the country is in a dangerous position. I am seeing that the world is in flux. I am seeing that we have a aggressive China on the border. They have a clear vision of what they want to achieve. We do not have one. We are completely unclear about what we want to achieve. And it is dangerous for the country. When you have a situation on the border like this, you are destroying your economic structure, you are weakening your economic strength, it is dangerous for the country. Like I said in February, COVID is dangerous for the country. I was ridiculed. I am saying it again. The conditions that we are going through are dangerous for the country. The country requires the Prime Minister to take strict, quick action. It requires that the Prime Minister puts money immediately into the hands of our people and starts the economy. It requires that he protects the small and medium businesses who give us jobs. None of that is happening. And it requires, a clear message to China that you cannot do this with us. You cannot be sitting inside our land and expect that nothing's going to happen. This country is lacking leadership. There is no leadership in this country anymore. There is just talk. There is no understanding. There is no strategy. The thing has come apart. Now, of course, what is there is a media that is controlled. And so, reality of what is going on is not coming out. But believe me, that Maya is going to break. Somebody is going to break that Maya. And so, my constant request to the Prime Minister is do your job. Do your job. You've been elected to do your job. Your job is not to sell this country to 1% of the population. That's not your job. Your job is to protect the Kisans who are standing outside. That's your job. Go hold their hand, give them a hug, and tell them, what is it that I can do for you? Your job is to make sure that small and medium businesses can compete with China. Talk to them. Ask them, because they have the answer to China. So the Prime Minister has basically given up.
He is now on a different plane. He's got a beard and that we are going somewhere else now. And the country is not being run. And it's my request to the Prime Minister, please gather up your courage and run the country. Thank you. Thank you, sir.